इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जैसे अपनी हिंदी एक भाषा है वैसे ही इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है ना। इंग्लिश भी तो लैंग्वेज है। अब देखो लैंग्वेज आखिर यूज क्यों करते हैं? वाई डू वी यूज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? हम लोग भी बोलने के लिए, तो बोलने के लिए तो जानवर भी बोलते हैं ना। जैसे बिल्ली म्याऊं कर रही है, कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, या कोई और अपने अलग साउंड में आ रहा है, तो साउंड तो ह्यूमन भी निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज और पार्ट ऑफ स्पीच का रोल बढ़ गया। तो साउंड जैसे हम लोग निकालते हैं ए, टी, सी, डी, ये तो साउंड है। लाइक एनिमल वी कैन प्रोनाउंस द साउंड, ये तो हम बना सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी मीनिंगफुल थॉट को, देखो ह्यूमन थोड़ा सा एनिमल से अलग है। ह्यूमन इज एबल टू थिंक अपॉन द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट पर ह्यूमन कुछ सोच सकता है, कुछ डिसाइड कर सकता है। जानवर सोचते हैं, डिसाइड करते होंगे अपने हिसाब से, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द थॉट। तो ह्यूमन क्या करेगा? इसको एक्सप्रेस करेगा। अब एक्सप्रेस कैसे करेगा? साउंड को एक्सप्रेस करेगा या थॉट को एक्सप्रेस करेगा तो उसको कुछ चीजें चाहिए। पहला तो साउंड, दूसरा साउंड के कॉम्बिनेशन से बना वर्ड्स। वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको कहते हैं सेंटेंसेस। उसको सेंटेंसेस कहे। अब वहीं पर कि सेंटेंस बना रहे हैं वर्ड के कॉम्बिनेशन से। लाइक यहां पे बनाते हैं कि राम प्लेइंग, राम या राम ईट, ये तो बन जाएगा राम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऐसे बना लेते हैं। या फिर राम मैंगो ईट, या फिर और भी सेंटेंस ले सकते हैं, वी इंग्लिश लर्न। ऐसे कुछ सेंटेंस बना लिए, वर्ड्स तो बन गए। अब देखो इससे कुछ क्लियर हो रहा है क्या? प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा है। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ थॉट रिक्वायर वेल अरेंज्ड स्टेटमेंट्स, वेल अरेंज सेंटेंसेस। तो जब सेंटेंसेस वेल अरेंज्ड होंगे ओनली देन वी वुड हैव द मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल लाइन। तभी हमारे पास कुछ मीनिंगफुल लाइन आएंगे। तो हमारा जो इंग्लिश है वो कहता है कि देखो वर्ड शुड बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। शब्द जो हैं वो कैसे अरेंज हो? एक ऑर्डर में अरेंज हो। एंड दीज आर बेस्ड ऑन द रूल ऑफ ग्रामर। ग्रामर के रूल पर ये बेस्ड होंगे। तो चलते हैं, अब समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच एग्जैक्टली क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच बहुत हल्ला हो रहा है और लेट हो गए आज। आओ बैठो, थोड़ा रिवाइज करा दें, फिर चले। 5 बजे से क्लास स्टार्ट ही हो जाती है। तो जैसे अपने जमाने में सुना होगा, स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं? कभी सुना या नहीं सुना? ये इसको लगा ही देते हैं। थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से, कोई बजा रहा है गाना। कभी ये सुना? हाँ, तो आजकल वाले स्टूडेंट थोड़े बदले हैं। चलो तो आते हैं हम लोग। आज का जो क्लास है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, क्लास से एक और चीज दिखाता हूं। कल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ। कल के बारे में कुछ बताया था मैंने? नहीं बताया था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स कल दे रहे थे परसों एग्जाम का, सेम टू सेम आया था। तो आज भी वहां से मैसेज आए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं करे थे उन्होंने मैसेज करा कि सर फिर से वही चीजें हो गई है। तो ऐसा एग्जाम में यहां पर भी होता है। आओ चलते हैं हम लोग। तो देखो चीजें क्या हैं कि सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा 2 है। फिर से पहला हम लोग थोड़ा बेसिक इंग्लिश करेंगे,
जो बेसिक ग्रामर वाले पार्ट हैं जो मैंने बताया था, और देयर आफ्टर वी विल कवर आवर जनरल स्टडी वाला जो पॉलिटी वाला चल रहा है। तो आते हैं सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि देखो सबसे पहला जो टॉपिक है इंग्लिश का, इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब बोलने के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। तो यही मैंने कहानी बताई कि जब हम किसी बारे में सोचते हैं तो ह्यूमन ही वो स्पेसीज है जो सोच भी सकता है और एक्सप्रेस भी कर सकता है। दूसरे एनिमल जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, ये सब सोच तो सकते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उनके पास साउंड तो है बट वर्ड्स नहीं है, ग्रामर की नॉलेज नहीं है उनके पास। तो हम क्या करते हैं, तो जो हम थॉट अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, विचार बनाते हैं, उन विचारों को साउंड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। साउंड बहुत सारे हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये साउंड होते हैं। बट ओवर द टाइम ह्यूमन सीख गया उस साउंड से वर्ड्स बनाना, शब्दों को बनाना, और जब शब्द बनाए तो फिर हम अपने विचारों को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। जैसे एक मूवी देखी होगी गोलमाल, गोलमाल देखा? गोलमाल में एक कैरेक्टर था तुषार कपूर का, कैसे बोलता था वो, आ ई ऊ करके, तो एक आदमी उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता था। तो हमारा भी पहले लाइफ स्टाइल ऐसे ही था। तो वी वर अननोन अबाउट द नॉलेज ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस, तो हम भी अपना इशारों में बात करते थे। तो हमने वर्ड्स फॉर्मेशन सीखा, जैसे वी इंग्लिश लर्न, या फिर राम प्ले क्रिकेट, राम मैंगो ईट। तो ऐसे टूटी फूटी वर्ड्स में हम लोगों ने बोलना शुरू किया, बट दिस वाज नॉट मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल नहीं था, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। आस पड़ोस का तो आदमी देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बोलना नहीं सीखता है बहुत सालों तक, लेकिन उसके मम्मी और पापा दोनों समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है इसीलिए ये रो रहा है, या फिर वो खिलाने को एंजॉय कर रहा है इसीलिए स्माइल कर रहा है। तो फीलिंग्स तो एक्सप्रेस होती है, लेकिन अननोन पर्सन को बताने के लिए हमें मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके लिए इंग्लिश में यूज होता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच, अब आते हैं, बेसिक क्लियर हो गया कि पार्ट ऑफ स्पीच इज फंडामेंटल फॉर इंग्लिश, एंड वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट, आवर ओपिनियन विथ द नॉलेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसी के नॉलेज पर हम पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर ही कुछ चीजों को बता सकते हैं, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बाद कि पार्ट ऑफ स्पीच आखिर है क्या। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, rule of English grammar that suggests the arrangement and position या लोकेशन, पोजीशन मतलब लोकेशन या प्लेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों के सही क्रम को बताने वाले अंग्रेजी के ग्रामर के रूल को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों के सही क्रम को बताने वाले, ठीक है, ये हम लोग बना सकते हैं इसको ऐसे। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कि देखो राम जो है वो आम खा रहा है, राम जो है वो आम को खा रहा है, मतलब राम ईट्स अ मैंगो, आम खा रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या मिला, राम ईट्स अ मैंगो। अब देखो यहां पर इन जनरल जो भी काम करता है इसको कहते हैं सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के काम को बताता है दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, इसी का है। दो चीजें बनती हैं, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है
और बाकी जैसा काम करना चाह रहा है वो सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, उसको कहते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से ये तो पता चल रहा है कि राम का काम क्या है, बट और चीजें पता नहीं चल रही है। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट आइडेंटिफाई टोटल 8 थिंग, जैसे यहां पे बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं। आते हैं इसी एग्जांपल को दूसरे पेज पे लेते हैं, राम इट्स अ मैंगो में, कि राम, अब दूसरा लेते हैं इसी एग्जांपल को, राम ईट्स अ मैंगो। अब प्रीडिकेट्स से, बस प्रीडिकेट्स दिमाग में रखना है, कभी एग्जाम में पूछ दिया कि प्रीडिकेट्स क्या होता है, तो एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। तो प्रेडिकेट मतलब जो भी काम कर रहा है, वो काला आम खा रहा है, 2 आम खा रहा है, 10 आम खा रहा है, पीला खा रहा है, वो सब प्रेडिकेट के पार्ट है, तो वो उसके काम को बताएगा। अब इंग्लिश में हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या आइडेंटिफाई करता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स टोटल 8 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, 8 अलग अलग तरह के ये वर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है। अगेन कौन कौन सा, तो सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहीं से पकड़ के चलना है, पहला होता है सब्जेक्ट जो काम करता है। और ये ध्यान रखना है कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यूजुअली सामान्यतः पहले वाक्य में कौन आता है, सब्जेक्ट ही आता है। अगर जैसे एक दूसरा अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वहां भी अ मैंगो इज इटन बाय राम, तो वहां पर भी जो मैंगो है जो एक ऑब्जेक्ट है वो भी एक तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट बना, वो भी नाउन ही होता है। तो नाउन हमारा राम होगा, नाउन हमारा राम होगा, या फिर नाउन हमारा मैंगो होगा। तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कहता है कि विदाउट नाउन नो वर्ड कैन बी, नो सेंटेंस कैन बी मेड अनटिल अनलेस देयर इज प्रोनाउन। प्रोनाउन तो रहेगा, नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन रहेगा। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच में जो चीज आता है वो है नाउन। नाउन क्या है, तो नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी चीज के नाम को, जैसे हमारा नाम, आपका नाम, किसी और का नाम, इवन कुर्सी का नाम, टेबल का नाम, दीवार का नाम, ट्यूबलाइट का नाम, ये सब चीज जो है वो सब नाउन है। ठीक है, तो नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स। बहुत आसान है इसको, नेम ऑफ थिंग्स मतलब किसी नाम को ही नाउन कहा जाता है। अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो नाउन के भी टाइप्स देखेंगे हम लोग, कि कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं, कुछ कॉमन नाउन होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, कुछ मटेरियल नाउन, वो सब अगले टॉपिक में हम लोग आगे चलेंगे। तो अभी सीधा सीधा नाउन को पहचानते हैं। तो यहां पर नाउन क्या दिख रहा है, 2। तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राम कैन बी, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन। तो सब्जेक्ट भी नाउन है जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट भी नाउन है जो काम कर रहा है। इंग्लिश में यूजुअली नाउन के साथ ही सेंटेंस शुरू होता है, अगर नाउन एब्सेंट है तो फिर प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। अब तो नाउन क्या हुआ, नाम हुआ, और सेंटेंस आमतौर पे इससे जुड़ता है। अब आते हैं दूसरा, कि देखो अगर हम ऐसे बात करें कि राम इट्स अ मैंगो, ही इज वेरी हंग्री सो दैट ही इज ईटिंग मैंगो, सो दैट ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज वेरी हंग्री। अब इसको दूसरे तरीके से कहें कि राम इट्स अ मैंगो, राम इज वेरी हंग्री सो दैट राम इज ईटिंग मैंगो। कितना रिपीटेशन दिख रहा है, बार बार राम 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 3-4 बार आ गया। तो टू अवॉइड सच अ रिपीटेशन प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अब दूसरा हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, तो दैट इज द वर्ड, द टर्म या वर्ड, यूज is word used instead of noun। नाउन मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द यूज होता है, जो शब्द प्रयोग होता है।
अब जैसे प्रोनाउन में क्या क्या आ जाएगा, तो प्रोनाउन में भी बहुत सारे भेद आएंगे, इसके टाइप्स आएंगे, ही, सी, इट, दे, आई, मी, माइन, ये सब प्रोनाउन है। तो अब दूसरा अपना हो गया प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के भी रूल्स चलेंगे, पूरी क्लास नाउन और प्रोनाउन की हमें करनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगला कि नाउन और प्रोनाउन। फिर से आते हैं हम लोग, तीसरा है नाउन प्रोनाउन। इसके बाद है ये क्या कर रहा है, तो ये खा रहा है। खा रहा है मतलब एक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर, काम चल रहा है। मान लो हम पढ़ रहे हैं, मतलब काम हो रहा है। ऐसा इंग्लिश में कभी इमेजिन ही नहीं हुआ है कि काम नहीं हो रहा है। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये भी एक काम है, आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव यूज हो रहा है। जैसे हमने कहा कि हम सो रहे हैं, आई एम स्लीपिंग, वो भी एक काम है। तो अंग्रेज जो है वो कहते हैं कि सब चीज काम है, सोना, पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, एवरीथिंग इज वर्क। तो यहां पर जो तीसरा वर्ड हुआ वो वर्ड यूज हुआ वर्ब। तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। और वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट डिनोट्स या इट रिप्रेजेंट एक्शन, रिप्रेजेंट द एक्शन performed by noun और pronoun अब वर्ब के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वर्ब के भी बहुत सारे फॉर्म होंगे, यू नो वेरी वेल। सम आर मेन वर्ब एंड सम आर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। मतलब वर्ब कई बार खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है। जैसे मान लो कि एक सेंटेंस लेते हैं कि राम जो है वो पिछले 2 घंटे से आम खा रहा है। राम हैज बिन ईटिंग, राम जो है वो पिछले 2 घंटों से आम खा रहा है। हैज बिन ईटिंग अ मैंगो, मैंगो आगे क्या बताएंगे, फॉर लास्ट 2 आवर, लास्ट 2 आवर। सिंस नहीं होगा, यही तो सब खेल है इसका, यही तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंस क्यों नहीं आया, 4 आवर्स। सिंस क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको 2 घंटा मतलब ज्यादा हो गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया वो। अब आओ यहां पे क्या हो रहा है, पहले वर्ब का भाई समझते हैं। ईटिंग कितने देर से कर रहा है, वो अब क्लियर खाली ईटिंग से नहीं होगा, वो तो पिछले 2 घंटे से खा रहा है ना। तो 2 घंटे से खा रहा है, इसलिए यहां पर हैज बीन का यूज होगा और ये बताएगा काम की कंटिन्यूटी को, ठीक है। अगर राम खा रहा होता और टाइम नहीं पता होता कि कब से खा रहा है, अभी राम क्या कर रहा है, तो अभी राम आम खा रहा है, तो राम इज ईटिंग अ मैंगो। तब वो दूसरा सेंटेंस बनता, राम इज ईटिंग अ मैंगो। मैंगो, इस दोनों में क्या अंतर है, तो एक में एकदम एग्जैक्ट टाइम अभी क्या कर रहा है वो, एक में ये बता रहा है कि वो खा रहा था, काम पहले शुरू हुआ, पहले से ही खाना शुरू करा, अभी भी खा रहा है, कब तक खाएगा ये पता नहीं है। तो जब काम में कॉन्टिन्यूटी होती है तो एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ जाती है और इसी को कहते हैं हैज बिन। अब यहां पे क्वेश्चन आया कि फॉर क्यों आया, सिंस क्यों नहीं आया। तो जब टाइम एस फॉर सिंस, एस फॉर श्योर लगा लो, श्योरिटी, जहां पर एश्योरिटी होगी, हमको टाइम पता हो कि वो 10 बजे से खा रहा है, वो संडे से खा रहा है, वो पिछले महीने से खा रहा है, तो जब ये एश्योरिटी हो, श्योर हो हम लोग कि नहीं वो तभी से खा रहा है, इन दैट केस सिंस इज यूज्ड। एरर स्पॉटिंग में ये बहुत काम करेगा। सिंस मतलब श्योर हो जाना है, फॉर मतलब श्योर नहीं हो सकते हैं। तो कब किस 2 घंटे से खा रहा है, सुबह वाले 2 घंटे से खा रहा है, दोपहर वाले 2 घंटे से, कभी से खा रहा है वो, लगभग 2 घंटे से। तो फॉर इज यूज टू रेफर अप्रोक्सीमेट टाइम। एक ऐसे ही हम लोग बता दिए कि 2 घंटा है, उसमें अपना खा पी लेगा वो चीज। जैसे वी आर लर्निंग हियर इंग्लिश ग्रामर फॉर एन आवर। अब कौन सा आवर है उतना नहीं पता है भाई,
फॉर लगेगा तो मतलब सीधा सीधा चीजें चल रही है। क्लियर है ये? अब तो वर्ड्स जैसे ईट था, तो ईट से ये नहीं पता चल रहा था कि वो कितने देर से खाएगा, कितना देर खा चुका है। तो वर्ब्स को जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की। तो ये भी इसी का पार्ट होता है। वर्ब जो एक्शन को बताता है वो किसी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, और वर्ब के फिर कई सारे फॉर्म्स बनेंगे। जैसे हम लोग कहे ईट, एट, ईटन, 3 फॉर्म तो यही हो गया। चौथा फॉर्म फिर आईएनजी लगा के आए। तो सम आर ये भी रटना पड़ेगा, इसका जब वर्ब होगा तो फिर उसका करना पड़ेगा। कुछ वर्ड अनयूजुअल होते हैं, गो, वेंट, गॉन। बाकी सब में तो ईडी और आईएनजी लगा के बना देते हैं, लेकिन जो अनयूजुअल वर्ड्स हैं उन पे काम करने की फिर यहां पे जरूरत पड़ेगी। चलो अब आए वर्ब। अब इसी में आते हैं वर्ब। फिर से खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर पार्ट ऑफ स्पीच एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट वन इज आवर एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? तो देखो, जैसे हम कहते हैं कि जो राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग फास्ट, बहुत तेज खा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है। तो जब एक्शन के फीचर्स को बताते हैं किसी वर्ड से तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, जो वर्ब के फीचर्स को दौड़ता है बताता है। जैसे वो दौड़ता है और तेज दौड़ता है, ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, ही इज लर्निंग फास्ट। जब इसके एक्शन को कुछ बताया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, वर्ब में ही जो ऐड हो गया। जैसे मान लो कि फास्टेस्ट सेंचुरी, तो फास्टेस्ट सेंचुरी मेड बाय, यहां तो ये नाउन में आ गया, ये तो अलग सेंस में आ गया। बट रनिंग फास्ट, प्लेइंग गुड, जैसे विराट कोहली इज प्लेइंग गुड, मतलब वो खेल तो रहा है लेकिन खेलने में भी अच्छा खेल रहा है। जैसे रोहित शर्मा बैटेड वेल, अच्छा बैटिंग करा उसने। तो ये बात बोलने के लिए वर्ब्स के फीचर्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये द टर्म या द word express about the verb known as adverb। जो शब्द वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया की विशेषता को बताता है, उसी को क्रिया विशेषण कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। तो ये हो गया चौथा पार्ट ऑफ स्पीच। अब आओ पांचवा, और ये अनयूजुअल नहीं होगा, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ये इसका प्लेस कोई फिक्स नहीं है कि जरूरी नहीं है कि पीछे ही जाए। ठीक है, अब एडवर्ब के बाद अगला जो यूज हुआ, एक एक लाइन में भी इसका नोट्स भी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये क्या होता है? एडजेक्टिव कुछ बताओ। राम इज ईटिंग अ रॉटन मैंगो, सड़ा हुआ आम खा रहा है। तो जो नाउन के फीचर को बताए या प्रोनाउन के फीचर को बताए वो होगा एडजेक्टिव। राम इज अ ब्रिलियंट बॉय, तो ब्रिलियंट क्या है? बॉय के फीचर्स के साथ आ गया। राम कैसा है? ब्रिलियंट बॉय। तो जो पूरा वर्ड है, सेट है, उसमें बॉय के फीचर्स को ये बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज सो स्मार्ट लीडर, मतलब प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे लीडर है। तो अब ये लीडर के फीचर्स को बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो दैट इज यूज टू एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसी को कहा जाता है विशेषण। विशेषण जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड बॉय, गुड बॉय। अब ये क्या कर रहा है? तो बॉय जो है वो गुड है, अच्छा लड़का है।
जैसे प्रिटी ड्रेस, कहते हैं प्रिटी ड्रेस है, बहुत प्रिटी ड्रेस है, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्रिटी ड्रेस कह देते हैं। इसी तरह से कह दिए स्मार्ट या क्लेवर बॉय, क्लेवर मैन मतलब चालाक आदमी। तो ये जो चालाक आदमी, या ड्वार्फ मैन, ड्वार्फ मैन मतलब पौना, तो ड्वार्फ मैन, टॉल मैन, वो वाली मूवी देखी थी एक जो पूरा सीरीज आया था, एक पौने वाली सीरीज है, कभी टाइम मिले तो देखना, बहुत अच्छा है, बच्चों वाला है, पूरा छोटे छोटे रहते हैं उसमें। इसी तरह से टॉल मैन, टॉल मैन या टॉल माउंटेन, तो ये सारे जो एडजेक्टिव हैं वो दिख रहे हैं। ब्लैक काउ, काली गाय। इसी तरह से वाइट मैन, ये सारे जो हो गए वो एक तरह से आ गए एडजेक्टिव के फॉर्म। अब तो ये कहां तक पहुंच गए, 5 तक पहुंच गए। अब चलते हैं, अगला है, अगला अपना बना कॉन्जंक्शन, 5वां, छठा है कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन मतलब योजक। जब हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, राम एंड श्याम, ही एंड सी, मदर एंड फादर, तो यहां पे एंड यूज हुआ। इसी तरह से कहे नाइदर ही नॉर मी, तो नाइदर नॉर का यूज हो गया। इसी की तरह कहे कि सो फादर दैट सन, जैसा पिता है वैसे ही लड़का है। जैसे कहे द मोर रेनफॉल, द मोर चांसेस फॉर फ्लड वुड बी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइंस टू वर्ड्स। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, मे बी नाउन, मे बी सब्जेक्ट, मे बी ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड कंजंक्शन। अब ये भी कई तरह के होते हैं, सम आर निगेटिव, सम आर पॉजिटिव, सम आर इंट्रोगेटिव, बहुत तरह के इसके पार्ट्स बनेंगे, वो प्रॉपर कंजंक्शन में करेंगे। अभी यही चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या दिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स क्या दिख रहे हैं, तो जैसे एंड, और, नीदर नॉर, नॉर, सो ऑन, ये सब जो वर्ड है ये सब हो गए कंजंक्शंस के एग्जाम्पल। क्लियर हो रहा है? अभी नोट्स कर लेंगे, पहले लिख लें, समझ लें। दो शब्दों को जो जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, तो राम और श्याम, राम एंड श्याम आर ईटिंग मैंगो। तो जब राम और श्याम दोनों को जोड़ दिए और दोनों आम खा रहे हैं, इन दैट केस कंजंक्शन विल बी यूज्ड। तो ये कंजंक्शन हो गया। अब आओ 7th लेते हैं, दैट इज अगला हो गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब, अब जैसे कहो कि राम इज ईटिंग मैंगो, हो राम इज ईटिंग मैंगो ड्यूरिंग दिस डेज, क्योंकि अभी तो मैंगो मिलता नहीं है, अभी आम कहां से खा रहा है। तो जब कुछ ऐसे वर्ड्स मिले, ऐसा सरकमस्टांसेज हो, थोड़ा सा अनयूजुअल हो, तो जैसे ओह यूज करते हैं, वाव, ऑसम, क्या बात है, कैसा बढ़िया लग रहा है, तो ऑसम कह दिए। तो इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस फीलिंग, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेस फीलिंग और रिएक्शन, रिएक्शन कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे, अब इसके क्या एग्जाम्पल बन जाएंगे, ओह, वाओ, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, बट हम ऐसा मुंह पे नहीं रहता है ना ब्यूटीफुल। अब जैसे ओ हो गया, वह ऑसम, ऑसम कहते हैं ना, ऑसम, ऑसम, क्या बात है। तो ये सब चीजें जो आती हैं, इसी तरह से एलास, तो एलास जो कहते हैं, कुछ एलास कहते हैं। तो ये सब जो वर्ड यूज होते हैं जिसमें आपके एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, तो उसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है,
आओ समझ में आ रहा होगा। नाउन मतलब नाउन हो गया, प्रोनाउन जो हो गया वो नाउन के बदले में आ गया, वर्ब तो क्रिया ही हो गई, एडजेक्टिव एडवर्ब जो वर्ब को बता रहा है, एडजेक्टिव नाउन को बता रहा है। 5 तो ऐसे ही क्लियर हो गए। उसके बाद चले कंजंक्शन इंटरजेक्शन। एक कोई छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है ये बताना। देख लेते हैं कौन सा छूट रहा है। एक कोई छूट रहा है, बीच का जा रहा है। इंटरजेक्शन कंजंक्शन, एक और छोटा सा है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, हाँ प्रीपोजिशन, मेन तो यही छूट रहा था, प्रीपोजिशन। तो प्रेपोजिशन अब ये खास बनता है, लास्ट है अपना प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये बहुत खास है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का हिंदी कुछ पता है? इसका हिंदी होता है संबंध सूचक वर्ड। प्रीपोजिशन, पोजीशन को पहले ही बता दे वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। जैसे द बॉटल इज ऑन टेबल, टेबल के ऊपर है। द बॉटल इज इन टेबल, मतलब इसको खोल के इसके अंदर रख दिया, तो इन टेबल। द ट्रेन इज रनिंग ऑन ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर, ठीक है। तो पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग इन द बस, बस के अंदर में वो जा रहे हैं। रोड इज, तो ऐसे प्रीपोजिशन टेल्स अबाउट द पोजीशन या लोकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान को बताने वाले वर्ड को ही इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। संज्ञा के स्थान को, संज्ञा के स्थान को। अब जैसे इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल जैसे हो गया इन, तो इन का मतलब इसके अंदर में कहीं पे है। ऑन, ऑन का मतलब ऑन या अपॉन दोनों एक ही चीज है, इसके ऊपर हो गया। बिहाइंड, पीछे खड़ा है, बिहाइंड मतलब इधर कहीं खड़ा है। बिलो मतलब नीचे कहीं है ये, कि बुक इज बिलो द सपोज द टेबल, बुक इज बिलो द टेबल, तो ये आ जाएगा। या राम इज बिहाइंड द सीता स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो राम सीता के पीछे लाइन में खड़े हैं। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स बनते हैं और इन्हीं वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फिर हमारा पूरा ग्रामर प्रिपेयर होता है। आसान सा लग रहा होगा सब। चलो तो एक लाइन में इसको फिर थोड़ा नोट भी कर लेंगे ना, क्लास नोट्स है, इतना तो बनाना ही है। चलो आते हैं, इनको हम लोग पहला